अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त हम चैप्टर वर्क, पावर एंड एनर्जी को डिस्कस कर रहे हैं, जिसके लास्ट के 3 लेक्चर्स के अंदर हमने वर्क डन को इन डिटेल पढ़ा। आज के इस लेक्चर के अंदर, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 4 है इस चैप्टर से, इसके अंदर हम पावर को इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं कि पावर हमारे पास क्या होता है। फिजिक्स की लैंग्वेज के अंदर हम पावर किसे कहते हैं। तो अगर पावर की हम उर्दू में मीनिंग लें तो पावर से मुराद ताकत की है। अगर हम कोई काम कर रहे हैं और उस काम के लिए या वो काम हम किसी स्पेसिफिक टाइम के अंदर कर रहे हैं, तो वो किसको डिफाइन करता है? वो डिफाइन करता है हमारी ताकत को। जैसे अगर हमारे पास 2 ब्रिक्स है, हम यहाँ पर 2 ब्रिक्स ले लेते हैं, 2 ईंटें ले लेते हैं और इन ईंटों को इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक दूसरे पॉइंट तक डिस्प्लेस करवाने के लिए हमें जो काम करना पड़ा है, वो काम जो है वो 10 जूल्स का करना पड़ा। ठीक है, तो अब ये काम मैंने 2 डिफरेंट पर्सन से करवाया। क्लियर? आप देखें कि एक जो पर्सन है जिसने ये 10 जूल का काम किया है, उसको लगे हैं 5 सेकेंड्स। यहाँ पर मैं 5 लिख रहा हूँ, विच मीन्स 5 सेकेंड। और दूसरे को ये काम करने के लिए 2 सेकेंड्स लगे। ठीक है, तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताएं कि पावर या ताकत काम करने की किस में ज्यादा है, तो आप एकदम से कहेंगे कि सर, जिसने काम 2 सेकेंड्स के अंदर किया है, 10 जूल का जो वर्क डन है 2 सेकेंड्स के अंदर किया है, इट मीन्स के उसकी ताकत, उसके अंदर पावर ज्यादा है एज कंपेयर टू दैट पर्सन जिसने यह काम 5 सेकेंड के अंदर किया। तो आप देखें कि वर्क डन को जब हम टाइम से डिवाइड करवाते हैं, यानी कि काम जब किसी स्पेसिफिक टाइम में हो रहा हो, तो वो एक नई क्वांटिटी को डिफाइन करता है, जिसे हम क्या कह रहे हैं? पावर कह रहे हैं। अब देखें डेफिनेशन, अगर हम लिखें तो डेफिनेशन हमारे पास क्या है कि द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। काम करने के लिए जो, या काम अगर हम किसी टाइम के अंदर कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम पावर कहते हैं। रेट से मुराद हमारे पास टाइम से होता है। अगर मैं इसे मैथमेटिकली लिखना चाहूं तो मैथमेटिकली मैं इसे कैसे लिखूंगा कि पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन में कितने टाइम के अंदर कर रहा हूं, वो किसे डिफाइन करेगा? वो पावर को डिफाइन करेगा। अब अगर पावर का यूनिट देखें तो पावर का यूनिट हमारे पास, हमने लास्ट के लेक्चर्स के अंदर पढ़ा कि वर्क डन का यूनिट क्या है? जूल। और टाइम का यूनिट क्या है? सेकेंड्स। तो पावर का यूनिट क्या होना चाहिए? जूल अपॉन सेकेंड्स। लेकिन पावर का जो एसआई यूनिट है वो है हमारे पास वॉट। सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर पावर का जो यूनिट हमारे पास है वो क्या है? वॉट। और इसी तरीके से एक कमर्शियल यूनिट भी है पावर का, जिसे हम कहते हैं हॉर्स पावर। अब 1 हॉर्स पावर किसके बराबर है? 746 वॉट्स के बराबर है। क्लियर? ये बातें याद रखनी है कि पावर का यूनिट हम 9th में भी पढ़ते हैं इन यूनिट्स को, कि पावर का यूनिट वॉट और कमर्शियल जो यूनिट है वो पावर का हॉर्स पावर है, 146 वॉट्स। अब ये जो वॉट यहाँ पर यूनिट है, इसे अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो 1 वॉट से क्या मुराद है? 1 वॉट जो है वो, अगर डेफिनेशन लिखें कि पावर इज सेड टू बी 1 वॉट when 1 joule of work is done in 1 seconds। अब देखें कि अगर मैं यही ब्रिक दोबारा ले लेता हूं और इस ब्रिक पर मैं 1 जूल काम कर रहा हूं। कितना जूल काम कर रहा हूं? 1 जूल काम कर रहा हूं। कितने सेकंड्स के अंदर? 1 सेकंड्स के अंदर। 1 सेकंड के अंदर जब मैं 1 जूल काम करूंगा, तो जो पावर यहाँ पर होगा, उस पावर को मैं क्या कहूंगा? उस पावर को मैं 1 वॉट कहूंगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये जो जूल अपॉन सेकंड हमने यूनिट निकाला, ये जूल अपॉन सेकंड किसके बराबर है? 1 वॉट के बराबर। अगर कब
तब जब हम 1 जूल काम करें 1 सेकंड के अंदर, 2 जूल का काम करेंगे 2 सेकंड्स के अंदर तो वो 2 वॉट्स हो जाएंगे। 3 जूल्स का काम करेंगे अगर हम 3 सेकंड्स के अंदर तो वो 3 वॉट्स होते जाएंगे। होप सो के यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, जब मल्टीपल यूनिट्स भी है, वॉट के जो है वो मल्टीपल यूनिट्स भी है, हम मल्टीपल्स में भी इनको लिख सकते हैं। 1 मेगावाट, आपने देखा होगा कि बैटरीज पर और इन पर इनका पावर लिखा हुआ होता है, तो मेगावाट्स में गीगावाट्स में लिखा हुआ होता है कि वन मेगावाट किसके बराबर है, 1 मेगा बराबर होता है 10⁻⁶ के। तो यहाँ पर मेगावाट है तो 10⁻⁶ वॉट्स के बराबर आ जाएगा। सिमिलरली 1 गीगा किसके बराबर है, 10⁻⁹ के। लेकिन यहाँ पर 1 गीगावाट है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 10⁻⁹ वॉट्स के बराबर आ जाएगा। अब ये सब मल्टीपल्स हैं किसके, वॉट्स के। लेकिन अगर हम ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में यूनिट देखें पावर का, क्योंकि ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम हमें मालूम है कि हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स मौजूद है। तो इसी तरीके से ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम जो था उसमें पावर का यूनिट है हमारे पास फुट पाउंड पर सेकेंड। फुट पाउंड पर सेकेंड जो है वो हमारे पास यूनिट पावर का है। किसके अंदर, ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम के अंदर। पावर एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि वर्क डन खुद एक स्केलर क्वांटिटी। आपने कभी, आप देखें कि क्या ये सेंस बन रहा है कि हमने कभी कहा हो कि भाई हमने 10 वॉट्स का काम किया नॉर्थ की डायरेक्शन में, या किसी बैटरी पर या कहीं पर भी हमने कभी ऐसा देखा हो कि भाई ये जो बैटरी है इसका ये जो पावर हमें देगी वो 10 मेगावाट नॉर्थ की डायरेक्शन में देगी, 12 मेगावाट जो वो साउथ की डायरेक्शन में देगी। डायरेक्शन यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं है, नीडेड नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज रिक्वायर्ड है, दैट इज व्हाट, मैग्नीट्यूड। दैट इज व्हाई वी कंसीडर पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी। पावर हमारे पास कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, पावर हमारे पास स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। अब देखें कि पावर हमारे पास किसके बराबर है, वर्क डन अपॉन टाइम के। अब वर्क डन हमारे पास किसके बराबर होता है, वर्क डन हमारे पास बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के। क्लियर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट में एरो हेड लगा देता हूं बिकॉज ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, और नीचे आ जाएगा टाइम। आप देखें कि वर्क डन की जगह पर क्या आ जाएगा, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब हमें मालूम है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ये किसके बराबर है, ये हमारे पास बराबर है वेलोसिटी के, क्योंकि वेलोसिटी हमारे पास चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम के बराबर आती है। तो यहाँ पर जब मैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की जगह पर वेलोसिटी रखूंगा तो पावर तो मेरे पास सेम, फोर्स भी अपनी जगह पर सेम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की जगह पर क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगी। अब चूंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि पावर एक स्केलर क्वांटिटी है और हमें ये मालूम है कि फोर्स जो है वो एक वेक्टर है, वेलोसिटी भी एक वेक्टर है, तो हम ये चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ कर आए हैं कि जब दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो और उनका प्रोडक्ट हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिले, तो जो प्रोडक्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे वो प्रोडक्ट हमारे पास डॉट प्रोडक्ट हो। यानी कि यहाँ पर हम इसका मैग्नीट्यूड किस तरीके से लिखेंगे, इसका मैग्नीट्यूड हम लिखेंगे एफ वी कॉस थीटा। हम इसका मैग्नीट्यूड इस तरीके से लिखेंगे कि एफ वी कॉस थीटा करके लिखेंगे। होप सो कि आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी। जैसा मैंने नीचे यहाँ पर लिखा भी है कि पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। पावर किसका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, फोर्स एंड वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। अगर मैं वर्क डन की भी बात करूं तो मैं वर्क डन पर भी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट पर भी अगर हम बात करें तो वर्क डन का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, एफ डी कोस थीटा के बराबर है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर भी इस तरीके से लिखता कि P इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा करके अगर मैं लिखता यहां पर भी,
तो अपॉन में तो टाइम तो वैसे ही आना था, और फिर डी अपॉन टी अगेन किसके बराबर हो जाते, डी अपॉन टी हमें हम अगेन वेलोसिटी के बराबर हो जाते। तो पावर फिर भी हमें क्या मिलता, एफ वी कॉस थीटा मिलता। लेकिन एफ वी कॉस थीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पावर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर। तो यहां तक अगर कोई ऐसी बात जो समझ में ना आई हो तो वो मुझसे पूछ लीजिएगा। अब हम चलते हैं डायमेंशंस की तरफ कि पावर की डायमेंशन क्या है। देखेंगे हमें दो डेफिनेशंस मिली है पावर की इस वक्त, एक तो था वर्क डन अपॉन टाइम, और फिर वर्क डन अपॉन टाइम को जब हमने एक किस्म का यूं कह लें कि अपडेट किया तो हमें एक और डेफिनेशन मिली पावर की, दैट इज व्हाट, फोर्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। अगर चाहिए दोनों डेफिनेशन वैलिड है तो इन दोनों की जो डायमेंशन आनी है वो दोनों की डायमेंशन भी क्या आनी है, सेम आनी है। क्योंकि आपको याद हो कि जब हम डायमेंशंस को डिस्कस कर रहे थे तो हमने वेरिफिकेशन के लिए भी पढ़ा था कि डायमेंशंस कॉन्सेप्ट्स को वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमने दो डेफिनेशंस ली है, हम सेपरेटली इनकी डायमेंशंस मालूम करेंगे, और अगर इन दोनों की डायमेंशन सेम आ जाती है इट मीन्स कि हमने जो कॉन्सेप्ट लिया है वो वैलिड कॉन्सेप्ट है। अब देखें कि हमें वर्क डन किसके बारे में, पावर किसके बारे में है, पावर जो है वो बराबर है वर्क डन अपॉन टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क डन। अब देखें कि वर्क डन किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के, और हमें मालूम है कि फोर्स किसके बराबर, एम ए के। अब m की डायमेंशन कैपिटल M, एक्सेलरेशन की जो डायमेंशन है वो L अपॉन टी स्क्वायर है। तो f की जो डायमेंशन है वो क्या है हमारे पास, ml स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। क्लियर। इसी तरीके से और d की जो डायमेंशन है वो d की डायमेंशन हमारे पास क्या है, d के नेचर के अंदर लेंथ आती है तो d इज इक्वल टू l हो जाएगा। अब मैं वर्क डन में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, डायमेंशन जो मैंने मालूम की है, तो f की जगह पर आ जाएगा ml अपॉन टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय d की जगह पर l आ जाएगा, और l जब l से मल्टीप्लाई होगा तो इट बिकम्स l स्क्वायर। तो नाउ ml स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा, जिसे मैं डायमेंशन पैटर्न के अंदर इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब मुझे मालूम किसकी डायमेंशन करनी है, मुझे मालूम करनी है पावर की डायमेंशन। तो पावर में मेरे पास बराबर है वर्क डन अपॉन टाइम के। तो वर्क की जो डायमेंशन निकली वो क्या निकली, ml स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, अपॉन में जब टाइम है तो मैंने यहाँ पर डिवाइड बाय टाइम कर दिया जो कि कैपिटल टी हो जाएगा। अब देखेंगे जब डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, अपॉन में कुछ नहीं है, इट मीन्स 1, अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा, टी नीचे आ जाएगा। तो डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो 1 अपॉन टी आ जाएगा यहाँ पर, ml स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन टी। अब ये टी जो है वो जब इस टी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो पावर की जो डायमेंशन निकलेगी वो हमारे पास क्या निकलेगी, ml स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर टी क्यूब करके निकलेगी। तो मैंने यहाँ पर डायमेंशन पैटर्न के अंदर यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ये जो डायमेंशन है उसे हमने लिख दिया है यहाँ पर। ये अब डायमेंशन तब मिली है जब हम इसे कंसीडर कर रहे हैं वर्क डन अपॉन टाइम। अब जो दूसरी डेफिनेशन है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, उनके टर्म से हम डायमेंशन को मालूम करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। आप देखेंगे फोर्स इंटू वेलोसिटी, अब फोर्स की डायमेंशन हमारे पास क्या है, ml अपॉन टी स्क्वायर, डॉट वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है हमारे पास, l अपॉन टी स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट का l आ जाएगा और अपॉन में टाइम का कैपिटल T आ जाएगा। आप देखेंगे जब ये t इस t के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो t क्यूब आ जाएगा, और ऊपर जब l के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो l स्क्वायर आ जाएगा, तो अगेन ml स्क्वायर अपॉन टी क्यूब आ जाएगा, जिसे फिर हम डायमेंशन पैटर्न में यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट्स में कुछ इस तरीके से लिख देंगे। तो आप देखेंगे दोनों ही टर्म से हमारे पास डायमेंशन जो है वो सेम आई है, और हम ये कह सकते हैं कि जो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर लिए हैं बोथ आर द सेम थिंग्स। तो यहाँ तक ये एक लेक्चर था पावर के रिगार्डिंग। अगर फिर भी कोई ऐसी बात जो इस वक्त तक आपको समझ में ना आई है तो आप मुझसे काइंडली कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।